हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमने जाना था कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरह का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, ऑस्मोसिस डिस्कस कर लिया था हमने। बात आज होने वाली है डिफ्यूज़न के बारे में। आप जानते हैं कि डिफ्यूज़न दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूज़न और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो हम बात करने वाले हैं डिफ्यूज़न या सिंपल डिफ्यूज़न की। तो डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ध्यान दीजिए, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, कब तक? टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, जब तक कि साम्य स्थापित ना हो जाए, इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। ऑस्मोसिस में हम लोग बात कर रहे थे सॉल्वेंट के मूवमेंट की, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूट के मूवमेंट की। तो सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है तब तक जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। इस बात को समझ के देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है और इसको डिवाइड किया गया है, ये ए है और बी है। देखिए यहाँ पे डिवीजन हमने, जब हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे लगाई थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो बेटा, मैंने आपको बोला था कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ हो भी सकता है और यूज़ नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ देखा। लेकिन सिंपल डिफ्यूज़न में नो नीड ऑफ एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई भी ज़रूरत सिंपल डिफ्यूज़न में नहीं होती। तो यहाँ पे ये दो कंटेनर हैं, एक है ए और एक है बी। अब ए वाले में 1 लीटर वाटर है, ए वाले में 1 लीटर वाटर है और बी वाले में भी 1 लीटर वाटर है। दोनों में वाटर का अमाउंट यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट बराबर है। तो वाटर बेटा क्या है? सॉल्वेंट है ना। अब क्या है बेटा यहाँ पे ए वाले कंटेनर में 200 ग्राम शुगर है और बी वाले में बेटा 100 ग्राम शुगर है। और ये जो शुगर है बेटा ये क्या है? सॉल्यूट। समझ गए ना बेटा? सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर से। सॉल्वेंट आप जानते हो वाटर होता है, यहाँ पे सॉल्यूट के रूप में क्या है? शुगर। ए वाले में शुगर है 200 ग्राम यानी कि शुगर का कंटेंट यानी कि सॉल्यूट का कंटेंट ज़्यादा है, और बी वाले में शुगर है 100 ग्राम यानी कि सॉल्यूट का कंटेंट कम है। फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अब सिंपल डिफ्यूजन में सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो बेटा शुगर का कंटेंट यानी कि सॉल्यूट का कंटेंट ए में ज़्यादा है और बी में कम है, तो सॉल्यूट का मूवमेंट यानी कि डिफ्यूजन होगा ए टू बी। ठीक है ना। सॉल्यूट का डिफ्यूजन बेटा कहाँ से कहाँ होगा? ए टू बी। कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। अब देखिए बेटा, सॉल्यूट कितने टाइप का हो सकता है? भाई सॉल्वेंट तो वाटर होता है, हमें पता है, उसका कोई टाइप ही नहीं है। लेकिन सॉल्यूट का टाइप अलग अलग हो सकता है। ये सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है बेटा, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समझते हैं बेटा एग्जांपल्स। अब सॉलिड सॉल्यूट कहाँ देखने को मिलता है? तो सॉलिड सॉल्यूट हमको देखने को मिलता है स्मोक में। कहीं पे भी आपने धुआं देखा और आपने देखा होगा कि धुएं में, भाई धुआं कब होता है? कोई चीज़ जलती है तो धुआं होता है। तो आपने स्मोक्स में देखा होगा कि कुछ ब्लैक कलर के पार्टिकल्स दिखते हैं। तो जो ब्लैक कलर के पार्टिकल हैं बेटा वो अनबर्न्ड कार्बन है, तो वो होता है वहाँ पे सॉल्यूट। और वो सॉल्यूट कैसा होता है? सॉलिड सॉल्यूट। तो सॉलिड सॉल्यूट हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्मोक में। लिक्विड सॉल्यूट, जैसे आपने नींबू पानी बनाना है, ठीक है ना, तो क्या किया आपने? वाटर लिया,
और उसमें आपने क्या किया, नींबू को निचोड़ा, नींबू के रस को निचोड़ा। तो जो नींबू है, नींबू का जो रस है बेटा, वो सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा है उस सॉल्यूशन में, यानी कि जो नींबू पानी है वो सॉल्यूशन है, तो उसमें जो नींबू का रस है बेटा, लाइम जूस जो है वो वर्क कर रहा है एज अ सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। तो लाइम जूस में हमें देखने को मिलता है लिक्विड सॉल्यूट। अब गैसियस सॉल्यूट क्या होता है, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे आप लोग, गलत बात होती है पीना, मत पिया करिए। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं बेटा, जो सोडे की बोतल्स होती हैं, तो आपने देखा एकदम से उसको हम कैप खोलते हैं तो गैस बाहर निकलती है, तो वो गैस हम सब जानते हैं कि क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं उनमें जो सॉल्यूट है वो कैसा होता है बेटा, गैसियस सॉल्यूट होता है, ठीक है ना। कुछ बातें और देखते हैं, पुरानी वाली हैं। सिंपल डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो बेटा सिंपल डिफ्यूजन है ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का ही एक टाइप है। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की तरह इसमें भी जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट है, जो आयंस का मूवमेंट है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, वो हमेशा होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो हमको एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो एटीपी रिक्वायर, ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में, पूरे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चूंकि डिफ्यूज़न पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का ही एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे भी एटीपी रिक्वायर नहीं होता। अगेन नो नीड एसपीएम, ऑस्मोसिस में एसपीएम की ज़रूरत थी, लेकिन डिफ्यूज़न में, सिंपल डिफ्यूज़न में एसपीएम की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न में गैसेस में डिफ्यूज़न सबसे तेज़ी से, फिर लिक्विड और सॉलिड में डिफ्यूज़न सबसे कम होता है बेटा, सबसे कम रेट होता है सॉलिड में। आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पे एग्जाम में। तो बेटा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न के रेट को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है टेम्परेचर। हायर इज द टेम्परेचर, फास्टर इज द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उतना ही फास्टर डिफ्यूज़न होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, जब आपकी मदर किचन में खाना बनाती हैं और जब वो खाना गर्म होता है तो उसकी स्मेल तेज़ी से हमारे पास ड्राइंग रूम में हम बैठे होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है और हमें भूख लगने लगती है। वही खाना अगर रेफ्रिजरेटर में से जो निकाला जाता है उसकी स्मेल उतनी तेज़ी से हमारे पास नहीं पहुंचती। तो वहाँ पे कारण यही होता है कि जब वो खाना हीट अप होता है, गर्म होता है, तो जो डिफ्यूज़न है वो तेज़ी से होता है, जिससे हमें उसकी स्मेल पहुंच जाती है। तो बेटा हायर इज़ द टेम्परेचर, हायर इज़ द डिफ्यूज़न। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। आगे देखते हैं बेटा डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। तो बेटा देखो डेंसिटी जो होती है मीडियम के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डिफ्यूज़न। तो जितना ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा, मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा, वहाँ पे डिफ्यूज़न का रेट उतना ही ज़्यादा कम होगा। जैसे जो गैसेस हैं बेटा उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर अरेंज हैं, तो वहाँ पे डेंसिटी कम है, इसलिए गैसेस में डिफ्यूज़न बहुत अच्छे से होता है। लिक्विड में थोड़ा सा पास है तो उससे कम होता है, जबकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं बहुत टाइटली पैक्ड हैं। अब जब वो पार्टिकल्स टाइटली पैक हैं, यानी कि उनके बीच में जगह नहीं है पास आउट होने की, तो वहाँ पे डिफ्यूज़न का रेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और यही है बेटा ग्राम्स लॉ, ठीक है ना। यहाँ पे डी बेटा क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न, और स्मॉल डी है डेंसिटी ऑफ मीडियम। फिर देखिए बेटा डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूज़न रेट। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न कम होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा उतना ही कम डिफ्यूज़न। अब फिर से हम लोग वही एग्जांपल ले आते हैं खाने वाला। जब आपके दूर पड़ोस में कहीं खाना बन रहा है तो हो सकता है उसकी स्मेल आप तक ना पहुँचे, या आपके यहाँ जो खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल वहाँ तक ना पहुँचे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। एक घर के खाने की स्मेल एक ही घर में पहुंच रही है क्योंकि डिस्टेंस कम है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता जाता है उतना ही डिफ्यूज़न का जो रेट है बेटा वो कम होता जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा
कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट है उस सॉल्यूशन में, और जितना ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट है उतना ही ज़्यादा उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। तो बेटा कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। जैसे कहीं पे मान लीजिए कंसंट्रेशन है 1000 ग्राम, ठीक है ना, शुगर की कंसंट्रेशन क्या है 1000 ग्राम, और दूसरी तरफ शुगर की कंसंट्रेशन है 10 ग्राम। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो 1000 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में सॉल्यूट का जो डिफ्यूज़न होगा वो बहुत तेज़ी से होगा इन कंपैरिजन टू एक में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है 20 और एक में कंसंट्रेशन है 15। तो यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ज़्यादा अंतर नहीं है तो डिफ्यूज़न स्लो होगा, लेकिन जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो डिफ्यूज़न उतनी ही तेजी से होता है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन कहाँ कहाँ में देखने को मिलता है जनरली, तो बेटा रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ पे भी डिफ्यूजन है, ट्रांसपायरेशन में डिफ्यूजन है, फिनेरोमोन्स, बेटा फिनेरोमोन्स वोलेटाइल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी डिफ्यूजन की तरह से वर्क करते हैं, डिफ्यूजन होता है उनमें। फिर है बेटा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म बिटवीन सेल। जो बेटा एक सेल है, ठीक है, उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब्सटेंसेस का, या फिर आपस में जो सेल हैं उनके बीच में जो सब्सटेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब बेटा क्या है, डिफ्यूज़न है। तो इन जगह पे हमको डिफ्यूज़न देखने को मिलता है। तो सिंपल डिफ्यूज़न में बेटा हमने इतनी बातें सीखी कि सिंपल डिफ्यूज़न में सॉल्यूट का जो मूवमेंट होता है वो उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, एसपीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती, एटीपी का यूज़ नहीं होता, और ये जो सॉल्यूट है बेटा, ये सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह का हो सकता है। साथ ही साथ जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है और सॉलिड में सबसे कम। वहीं पे जो फैक्टर्स हैं बेटा सिंपल डिफ्यूज़न के रेट को अफेक्ट करने वाले, वो है टेम्परेचर, डेंसिटी, डिस्टेंस एंड कंसंट्रेशन। आइए अब हम लोग बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में। तो बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ डिफ्यूज़न, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। और व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न? जैसे डिफ्यूज़न को एक फैसिलिटी मिल गई हो, ठीक है ना, एक डिफ्यूज़न को फैसिलिटी मिल गई हो कि कोई भी जो पार्टिकल है वो मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाए किसी चीज़ पे बैठ के, ठीक है ना, कोई भी एक पार्टिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाए किसी चीज़ पे बैठकर, जैसे कार में बैठकर अगर मेम्ब्रेन से पार्टिकल क्रॉस हो जाता है, उसको एक फैसिलिटी मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो आइए पहले देखते हैं डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे कि कैसा होता है। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प। तो फैसिलिटी बेटा किसकी मिली है, आप लोग जान गए होंगे, स्पेशल प्रोटीन्स की फैसिलिटी मिली है। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में स्पेशल प्रोटीन्स की फैसिलिटी के द्वारा कोई भी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, आयन मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि बिना खर्चे के एटीपी के, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब देखते हैं भाई कैसे होता है ये। तो देखिए आज याद आ गई है फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आप जानते हैं इनको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और इनके पास में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के पास में दो तरह की प्रोटीन्स हैं, एक तो पेरीफेरल प्रोटीन है और दूसरा है बेटा इंटीग्रल प्रोटीन, है ना, ऐसा ही तो था। अब जो पेरीफेरल प्रोटीन्स हैं ये है बेटा कैरियर प्रोटीन। ये क्या है, कैरियर प्रोटीन, ये है कैरियर प्रोटीन। और इंटीग्रल प्रोटीन आप जानते हो ये क्या है, चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है। तो देखिए सर, अगर इस प्रोटीन को हमने जूम करके देखा, इस प्रोटीन को हमने जूम करके देखा, तो मान लीजिए इस प्रोटीन पे कोई इस तरह से एक एक्टिव साइट है,
ये है एक्टिव साइट, ये है एक्टिव साइट। अब बेटा कुछ मॉलिक्यूल हैं जो चाहते हैं कि इस मेम्ब्रेन को, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएं, ठीक है ना, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो हर प्रोटीन्स के पास में कुछ एक्टिव साइट होती हैं और ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं मान लीजिए, ठीक है ना, कुछ सब्सटेंसेस हैं मान लीजिए ये। अब देखो बेटा, इनको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। अब देखो कुछ स्पेशल टाइप का सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट से बाइंड होता है, क्योंकि देखो यही वाला जो सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट से बाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन की एक्टिव साइट से बाइंड हुआ। मान लीजिए ये सबस्ट्रेट प्रोटीन की एक्टिव साइट से बाइंड हो गया। अब इस प्रोटीन ने मूवमेंट करना शुरू किया और मूवमेंट करने के बाद में ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी साइड आ गई और वहाँ पे इस पार्टिकल को इसने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इस कैरियर प्रोटीन पे बैठकर कोई भी सबस्ट्रेट ने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर लिया विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और बेटा इसको फैसिलिटी किसकी मिली, इसको फैसिलिटी मिली कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो एटीपी का यूज नहीं हो रहा, ठीक है ना, एनर्जी का यूज नहीं हो रहा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है। लेकिन हमने ऑस्मोसिस में बात की थी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत है, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं थी, यहाँ पे मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है उसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, मेम्ब्रेन का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिना एनर्जी को वेस्ट किए किसी कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन्स की हेल्प से कोई भी मूवमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस मूव करता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं बेटा, फ्रक्टोज, न्यूक्लियोटाइड्स, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज। किसमें डिफ्यूजन, इन आरबीसी एंड लीवर सेल मेम्ब्रेन। तो जो आरबीसी और लीवर सेल की जो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें बेटा ग्लूकोज डिफ्यूज होता है बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो हम लोगों ने यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट कर लिया, हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिला के हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे और पढ़ेंगे सेल वॉल। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। जय हिंद।